गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला लेके हाजिर हैं। वर्ल्ड कप का ये सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला माना जाता है। बहुत सारी जगह बोला जाता है फाइनल जीतो ना जीतो, पाकिस्तान से नहीं हारना। तो क्या वही होने वाला है? 19वां मैच है। स्टेडियम की बहुत बातें हो रही हैं, पिच की बहुत बात हो रही है। पहले ही मैच में मैंने जब इस टूर्नामेंट का पहला मैच का वीडियो बनाया था, मैंने कहा था पिच में दिक्कत आएगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू दिल्ली नहीं है, न्यूयॉर्क में हो रहा है। और बात ऐसी है कि जैसा नाम है ना न्यूयॉर्क, वो न्यू ही सब कुछ चल रहा है। कुछ अलग ही कारनामे हो रहे हैं इस पिच पे, और कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं। सारी ऑब्जर्वेशन लेके हाजिर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले @फैंटेसी एरीना इंडिया लिखना और टेलीग्राम पे भेज देना है, ताकि आपको लास्ट मिनट में सारी टीमें मिलें जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। हर मैच का यहाँ पे कवरेज हो रहा है, सुबह हो या रात, हर एक चीज़ आपको इन डेप्थ बताई जा रही है। और वीडियोस भी कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस के आ रहे हैं। वजह ये भी है कि काफ़ी सारे लोग देखते ही नहीं है वीडियो, तो फिर भाई बनाने का मन तब करेगा जब बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। और अब मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए इंडिया पाकिस्तान के लिए, तो चलो लेके इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ हाजिर है। कुछ एंड में ना 4 टीम्स दिखाऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रैंडली कॉम्बिनेशंस के साथ इंपॉर्टेंट 2 ऑब्जर्वेशन है। 2 हम बड़े प्लेयर छोड़ सकते हैं आज। 75% से ज़्यादा उनका सिलेक्शन है। अभी वीडियो की शुरुआत है, अभी कमेंट करो और बताओ कि कौन से वो 2 प्लेयर हो सकते हैं। देखते हैं आप सही होते हो कि नहीं। फिलहाल आओ टेलीग्राम पे, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले। और व्हाट्सएप चैनल भी फ्री है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। @फैंटेसी एरीना इंडिया लिख के टेलीग्राम पे आ जाओगे। किसी को टेलीग्राम पे ये मैसेज भेजोगे, जैसे आपको दिख रहा है नीचे लिखा हुआ, और वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा, और फिर क्लिक करके यहाँ आ सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन और पहले कॉमेंट पे जो लिंक है उससे भी आ सकते हो। तो भाई इतनी चर्चाएं इन दोनों टीम्स की होती नहीं, मतलब होती बहुत है, लेकिन इस सीजन अभी तक इन दोनों मैच जो टीम्स और मैच और टूर्नामेंट से ज़्यादा पिचेस की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये ड्रॉप इन विकेट्स हैं। ड्रॉप इन विकेट्स मतलब कहीं और बनाए गए हैं और ला के बस यहाँ फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये बनाए गए एडिलेड ओवल में है, एडिलेड का क्यूरेटर है। एडिलेड नॉर्मली मानी जाती है, अच्छी पिच मानी जाती है बैटिंग के लिए, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान रखो। वीडियो लाइक कर देना आगाज़ करते हुए। इंडिया का गुड लक आएगा। जितने वीडियो लाइक आ रहे हैं, अगर ये बहुत 2000-2500 हो जाते हैं, मतलब इंडिया जीत जाएगी। तो वीडियो लाइक कर देना, आपका गुड लक इंडिया तक भी पहुंचेगा। ये मेरी इंट्यूशन अच्छी रहती है नॉर्मली। 7 नंबर है बर्थडे का, तो समझ सकते हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया फेवरेट्स है, सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसे मैचेस में फंसता भी ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग बहुत अच्छी चाहिए, बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और बैटिंग तो मतलब देखो इंडिया की ऑब्वियसली अच्छी है, लेकिन फंस जाता है मैच कभी कभार। क्या वो होगा? वो सब बातें हम करने वाले हैं। लाइक करके आगाज़ करना, कमेंट छोड़ देना कि आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2 पिचेस हैं, ठीक है। मैं पिच नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। पिच नंबर 4 और पिच नंबर 1। पिच नंबर 4 अभी तक 3 मैचेस हुए हैं, बांग्लादेश इंडिया, इंडिया आयरलैंड और कनाडा आयरलैंड। पिच नंबर 1 में हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट क्या है, जो अभी मैच चल रहा है ना, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी इसी पिच पे हो रहा है, जो कि शायद पिच नंबर 4 है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये सब जो मैचेस हुए हैं, इन सब से हट के आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रफ पैचेस बन गए थे जिसको इस मैच से पहले, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो कनाडा वर्सेस आयरलैंड मैच से पहले प्रिपेयर करके उसको कवर अप कर दिया गया था। और जब कैप्टन्स आए, खासकर पॉल स्टर्लिंग, जिन्होंने इंडिया आयरलैंड में भी खेला था, उन्होंने कहा हम जब इंडिया के साथ खेले थे वर्सेस जब हम कनाडा के साथ खेल रहे हैं, ये पिच अच्छी लग रही है। हालांकि वो लोग हारे, लेकिन पिच अच्छी लग रही थी देखने में भी। रवि शास्त्री ने ऑन एयर कमेंट्री में जब टॉस हुआ तब भी कहा पिच लुक्स बेटर। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अभी एक मैच चल रहा है नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसमें भी जो पिच क्यूरेटर्स हैं, जो पिच क्यूरेटर्स बोले, जो पिच रिपोर्ट देने आते हैं, उन्होंने भी यही कहा, यही विकेट यूज़ होगी इंडिया के लिए। और अगर यही विकेट यूज़ होगी तो क्या हालत होगी भाई, डरो मत, बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये सब चीज़ें बता ली। मैचअप्स में बाबर आजम और देखो इंडिया को पार पाना है किससे? इंडिया को सिंपली, बहुत ही सेफली बाबर आजम रिजवान से पार पाना है। लेकिन लोग एक प्लेयर को यहाँ मिस करने वाले हैं। गेस करो, मैं एंड में उस प्लेयर का नाम भी बताऊंगा आपको, क्यों वो प्लेयर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके अगेंस्ट में लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छा चलती है, जैसे इंडियन ओपनर्स के अगेंस्ट में लेफ्ट आर्म पेस अच्छा करती है। तो रोहित और विराट को दिक्कत होती है लेफ्ट आर्म पेस से। आमिर को रोहित विकेट्स दे चुके हैं। वर्ल्ड कप, ओडीआई या चैंपियंस ट्रॉफी की अगर याद हो तो विराट भी मोहम्मद आमिर पे बहुत बार फंसे हैं। तो लेफ्ट आर्म सीम दोनों ही तगड़े बॉलर हैं, सही शाहीन अफरीदी और आमिर, दोनों राइट हैंडर्स, टॉप राइट हैंडर्स को तंग करा है। और दूसरी तरफ बाबर रिजवान को भी तंग करने वाला इंडिया में कोई है, आगे देखते हैं कौन। प्लेइंग 11 चेंजेस में देखो, पाकिस्तान को चाहिए इमाद वसीम आ जाए, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है। उनका स्पिनर स्पिन नहीं करा रहा है, शादाब खान से स्पिन हो ही नहीं रही है। वो बैटर ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं एज कम्पेयर टू बॉलर।
तो इमाद वसीम आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? शदाब की जगह नहीं, वो आजम खान की जगह आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो फिट नहीं है, फिर भी शायद एक फिटनेस टेस्ट हो। एक चीज़ और, इतनी सारी आवाज़ें उठ रही हैं तो शायद आजम खान की जगह मतलब देखो बहुत ऑड होगा, लेकिन अबरार अहमद नाम के इनके एक स्पिनर हैं, उनको खिला सकते हैं। नहीं तो आप एक पेसर अब्बास अफरीदी, और ये पेसर फिर आजम खान की जगह नहीं आएगा, फिर एक पेसर की जगह आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 पेसर खेल रहे हैं, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ। तो 4 पेसर के बाद 5वां हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो इन चारों में से किसी एक की जगह अगर अब्बास अफरीदी आए तो आए, नहीं तो बॉलिंग लाइनअप सेम रहेगी। आजम खान को फिर एक और मैच मिलेगा, और वो यही होगा, और यही शायद डिसाइड कर देगा वो इनका आखिरी मैच होगा कि नहीं, क्योंकि आजम खान स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिट जब जैसे ही पिच पे आते हैं आजम खान का पैर ही नहीं मूव करता, LBW कुछ भी उल्टा सीधा खेल रहे हैं। पेस बॉलर भी उनको दिक्कत दे रहे हैं, बैक ऑफ द लेंथ करके मूवमेंट स्विफ्ट ना होने की वजह से वो बहुत जल्दी पोजीशन में नहीं आ पाते खेलने के। तो टीम को बस ये देखना, अगर इमाद वसीम फिट है तो आजम खान की जगह आ जाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है इस मैच में भी शायद कोई चेंज ही ना देखने मिले आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। क्या इंडिया की प्लेइंग 11 में चेंज होगा? पिछले मैच से पहले जो इंडिया का पहला मैच था, मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, एक दिन पहले वीडियो डाला था, एक दिन पहले स्क्रीनशॉट डाला था टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, कि मेरी प्लेइंग 11 में नंबर 3 पे ऋषभ पंत रहेंगे। शायद ही आपको कहीं से पता चला हो ये, और हमने पहले ही बोल दिया था कि ऋषभ पंत नंबर 3 करेंगे और ओपनिंग करेंगे रोहित और विराट, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सिर्फ एक चीज़ था, कुलदीप वर्सेस सिराज, वो एग्जैक्टली कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और कुलदीप को ना खिला के, और वो राइट डिसीजन भी मैं कहूँगा, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स नहीं थे। कुलदीप की ज़रूरत तब पड़ेगी जब कम से कम टॉप 5 में 2 लेफ्ट हैंडर्स हों जो अच्छा खेल सकते हों। क्या इस बार हैं? सिर्फ एक, फ़खर जमान। ये वही नाम है जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था। फ़खर जमान से बच के रहना है इंडिया को। फ़खर जमान अगर लॉन्च हो गए ना तो वो मैच ख़त्म कर देंगे अपने दम पे। वो 40 बॉल 80 रन वाला पारी आ सकती है। बाबर आजम 40 बॉल खेलेंगे तो 45-50 बनेगा, उतनी दिक्कत नहीं है जितनी 40 बॉल फ़खर जमान खेलेंगे तो है। तो फ़खर जमान एक बार तंग कर चुके हैं इंडिया को, याद होगा किसी को तो बताना वो इनिंग्स कितने रन की थी, क्योंकि फ़खर जमान तब ओपन करते थे, अभी नंबर 4 पे खेलते हैं। इनको आउट करने वाला एक ही बॉलर है, वो खेलेगा नहीं कल, देखते जाओ कौन है। ठीक है, इंडिया की प्लेइंग 11 में जैसे मैंने कहा, अगर कुलदीप यादव तभी आते हैं जब ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स होते हैं। अभी यहाँ एक ही है फ़खर जमान, इमाद वसीम खेल नहीं रहे हैं इसलिए, तो मोस्ट लाइकली, और सैम आयूब भी नहीं खेल रहे हैं, तो फिर मोस्ट लाइकली सेम टीम रहेगी इंडिया के भी, सिराज ही खेलेंगे। और कुलदीप खेलते तो बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, एक एडवांटेज मिलता है, थोड़ी बहुत बैटिंग वो कर लेते हैं। ठीक, अब इंटरेस्टिंग एक इन्फो बताने के साथ ही एनालिसिस शुरू करते हैं कि विराट कोहली इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनको 4 प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द मैच मिल चुका है अभी तक, जब दोनों साइड्स आपस में खेली हैं। इनके बाद जो भी जितने भी प्लेयर अभी तक T20 खेले हैं इंडिया और पाकिस्तान की आपस में, जब भी मैच हुआ है, जो भी प्लेयर है सब एक एक बार तो जीते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बार कोई भी प्लेयर नहीं जीता। तो विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान अलग ही लव स्टोरी है भाई, अलग ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक प्लेयर और है इंडिया का जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन क्योंकि विराट कोहली दिखते हैं और परफॉर्म ज़्यादा कर जाते हैं, इसलिए उनको बहुत बार मैन ऑफ द मैच मिला है। लेकिन वो दूसरा प्लेयर कौन है आगे आपको पता चलने वाला है। तो ध्यान रखना एक और चीज़, विराट कोहली को जो 4 प्लेयर ऑफ द मैच मिले, हर बार ये नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नंबर 3 पे थे। पहली बार वो ओपन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ओपन में एकदम ही नई बॉल खेलने मिलती है। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है, नंबर 3 पे खेलते थे लेकिन एक विकेट जल्दी गिर जाता था, वो आ जाते थे। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, माइंडसेट का फ़र्क है। नई बॉल खेलना वर्सेस एक विकेट डाउन आके खेलना, फ़र्क पड़ता है। तो क्या ओपनिंग में वो ये काम कर पाएंगे जो अभी तक वो नंबर 3 में करते थे? देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो टूर्नामेंट स्टैट्स में देखो, इंडिया ये जीत जाएगी तो क्वालिफाई समझ लो। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं, जो अभी की टेबल स्टैंडिंग्स होंगी, मतलब जो अभी आप मैचेस देख रहे हो, लीग मैचेस, इनकी प्लेइंग टेबल स्टैंडिंग से ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। इन द सेंस, ना यहाँ का नेट रन रेट आगे जाना है, ना यहाँ का टेबल स्टैंडिंग्स आगे जानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके फर्स्ट पे रहोगे तो अगली टीम के सेकंड से खेलोगे। इन्होंने एक सीडिंग दे रखी है, मतलब इंडिया A1 है, इंडिया A1 अगर क्वालिफाई करेगी, पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी तो A2, यही रहेगी सीडिंग। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो, आप चेक करना कि सीडिंग्स क्या दी गई हैं। तो इंडिया को ना क्वालिफाई करना है बस, इंडिया के पास A1 रैंकिंग रहेगी। टेबल रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा सर्च करोगे, मैं बताने जाऊंगा तो बहुत डिटेल में चला जाऊंगा। ESPN क्रिक इन्फो डालना और सीडिंग्स का सर्च करना, बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार किया, थोड़ा यूनिक काम किया। और वो यूनिक काम शायद मुझे लगता है इसलिए किया है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल देखना चाहते हैं सब, और वो शेड्यूलिंग वैसे ही होगी, लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए जीतना पड़ेगा। वो हो नहीं रहा। इंडिया ये जीत गई तो पाकिस्तान का भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। चलो भाई, अब आते हैं इस टूर्नामेंट का हालत पे। टॉस बेस्ड एनालिसिस में वार्म अप्स हुए थोड़े, वो इंक्लूडेड है। तो
हमें सबसे अच्छा जो दिख रहा है प्लेयर वो अभी ऋषभ पंत ही दिख रहा है, नंबर 3 पे मज़ा आ रहा है उनको खेलने में, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे सहवाग को आता था। अब ऐसे प्लेयर्स को मज़ा क्यों आता है? क्योंकि टेस्ट में ये अच्छा करते हैं, ऋषभ पंत बहुत अच्छा करते हैं, वीरेंद्र सहवाग बहुत अच्छा करते थे। इनको मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि टेस्ट में सारे प्लेयर्स पीछे होते नहीं हैं, तो इनके एजेस भी निकल जाते हैं। तो जो उल्टा सीधा आना तिरछा कोई भी शॉट आप मार रहे हो ना, वो इन फील्ड से तो बाहर चला जाता है, फिर रन बन जाते हैं। ओडीआई और वाइट बॉल क्रिकेट में क्या होता है दिक्कत कि भाई प्लेयर्स पीछे भी रहते हैं, कैचेस हो सकते हैं। तो ऋषभ पंत अब जब आ रहे हैं, बहुत बार डिस्कशन हुआ है कि ऋषभ पंत को ओपनिंग भी कर लेनी चाहिए कभी ना कभी। क्यों? क्योंकि वो जो शॉट्स खेलते हैं वो थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। आखिरी छक्का याद है जो पिछले मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट में मारा था, तो वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स के लिए पीछे प्लेयर्स ही नहीं होते। पावर प्ले में कितने प्लेयर्स? दो प्लेयर्स होते हैं, तो बाकी कहीं भी आप शॉट्स मारोगे तो एटलीस्ट आउट नहीं होगे। तो इसलिए ऋषभ पंत का अब जो यूटिलाइजेशन है, बहुत अच्छी थिंकिंग है मेरे हिसाब से कि नंबर 3 पे उनको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए था, क्योंकि जायसवाल का फॉर्म नहीं था, तो उन्होंने कहा इन दोनों को ओपन करा के नंबर 3 पंत को करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस भी करा था एक दिन पहले जो मैच के वीडियो आया था। उसके बाद हार्दिक पांड्या, जैसे मैंने कहा था, काफ़ी लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। मैंने कहा था इंडियन टीम के लिए इनसे ज़रूरी कोई प्लेयर नहीं है, इंडियन टीम के लिए ये अलग ही परफॉर्म करते हैं, और एग्जैक्टली वो दिखा रहे हैं। क्यों? अर्शदीप अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि कंट्रोल है, और अर्शदीप थोड़ा सा पाकिस्तान के अगेंस्ट में विकेट्स ले लेते हैं, लेकिन फील्डिंग इनकी फंसी थी। एक कैच आपको याद होगा जो ड्रॉप किया था, शायद एशिया कप था वो। उसके अलावा भी अर्शदीप का रोल बहुत ज़रूरी रहेगा। लेफ्ट आर्म सीमर इंडिया के लिए हमेशा ज़रूरी रहा है, और टॉप 3 में एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हमेशा ज़रूरी रहा है। 2007 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जब जीता था, ओपनिंग कर रहे थे गौतम गंभीर, और नीचे लेफ्ट आर्म में थे इरफान पठान आपके लिए बॉलिंग करते हुए। 2011 वर्ल्ड कप जब जीता, लेफ्ट आर्म सीमर थे जहीर खान, और ओपनिंग में कौन थे? फिर से गौतम गंभीर। तो एक ऊपर और एक बॉलिंग शुरू करते वक्त एक लेफ्ट आर्म पेसर आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिखता है कि हाँ, रोल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लेफ्ट आर्म सीमर का, लेफ्ट हैंडर का। इसीलिए इंडिया लेफ्ट आर्म के पीछे पड़ी है। नहीं तो अर्शदीप आपको यहाँ पे जो भी बात हुई थी, हमेशा एक बैकअप में भी शायद खलील है, वो इसीलिए है कि लेफ्ट आर्म सीमर एक तो चाहिए आपको। पाकिस्तान के लिए उन्होंने भी कोशिश करी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन कुछ तो अलग करते हैं वो। फ़खर जमान ओपनर था, उनको नीचे भेजना शुरू कर दिया। आइडियली वो ओपन अच्छा कर लेते थे, लेकिन सब ने बोला कि वो पेस पे आउट हो रहे हैं, तो स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो नंबर 4 पे खिलाओ उनको। तो उनको नंबर 4 पे डाला। आजम को बीच में ओपनिंग, बाबर आजम को नीचे डालने लग गए, फिर रिजवान को नीचे करा, शाम अयूब को बहुत मौके दिए, शाम अयूब चले नहीं। आइडली वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको मुझे लगता है मौके और मिलने चाहिए, पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब वो पाकिस्तान का डिसीजन है भाई, उनकी सिलेक्शन कमेटी हर 6 महीने में बदलती है, तो उनको भी नहीं समझ आता कौन कंटिन्यू करेगा। उस्मान खान, आप बताओ किस कंट्री के लिए खेल लेते हैं? पाकिस्तान के लिए तो अभी अभी आए हैं खेलना, थोड़े टाइम पहले, लेकिन किसी और कंट्री के लिए खेलते थे? कमेंट में बताना किसके लिए। उसके बाद अगर आप देखो, बॉलिंग अच्छी है वैसे, इवन मोहम्मद आमिर अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। शाहीन अफरीदी को थोड़ा सा एक आध मैच लगता है फॉर्म में आने में, वो भी आ जाएंगे। इंडिया के अगेंस्ट सब लोग आ जाते हैं फॉर्म में, बॉलिंग में खासकर। तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि किसकी बॉलिंग अच्छी करेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बैटिंग में इंडिया वैसे ही थोड़ा सा आगे है, और पाकिस्तान के आपको 2 प्लेयर्स आउट करने हैं मोस्टली। बाकी पाकिस्तान टीम उतनी सेटल्ड नहीं लगती, कभी भी कोई इधर उधर से रन बना देता है हमेशा, लेकिन बॉलिंग जो है वो दोनों की अच्छी होनी चाहिए, तभी ये मैच में खासकर इंडिया को कंपटीशन तभी मिलेगा। क्योंकि इंडिया जब भी मैच फंसा, इंडिया ओपनर्स ही मैच खत्म करके गए हैं। खासकर बाबर रिजवान ने एक 152 की पारी नॉट आउट कर दिया था, वो याद होगा। रिजवान खासकर बहुत अच्छा खेलते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, अभी आपको दिखेगा। न्यू बॉल बॉलर्स कौन थे? अर्शदीप सिराज, तो ये 4 ओवर्स तो यही लोग करा रहे हैं। अब मुझे लगता है आप यहाँ पे ना कुछ ऐसा देख सकते हो कि बुमराह 1 ओवर आ जाए, और हार्दिक का भी पहले 6 ओवर में 1 ओवर हो सकता है। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही है जो वो कर रहे हैं, शाहीन आमिर और शाहीन। और उसके बाद अगर इन दोनों में से जो सही करा रहा होगा वो 1 ओवर कंटिन्यू करेगा, और साथ में नसीम शाह को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही चॉइसेस हैं, जो मुझे लगता है एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में सही जा रही है। डेथ ओवर्स भी ये आपके सामने। चलो वेन्यू की बात कर लें अब जल्दी से। भाई वेन्यू बहुत ध्यान से सुनना, वेन्यू इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ रन नहीं बन रहा है सीज़न, है ना। 123 105 बहुत कुछ नहीं हुआ है। अभी जो मैच चल रहा है ना, वहाँ ये हालत है। 103 फॉर 9 जब मैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, नीदरलैंड मात्र 100 रन बना पाई। साउथ अफ्रीका के वांदे हो गए भाई साहब, 12 रन पे 4 विकेट गिरे हुए हैं। नीदरलैंड की बॉलिंग नहीं खेली जा रही है। पेस बॉलर्स को कितने विकेट मिले? 13 विकेट गिरे हैं, 1 रन आउट हुआ, और बाकी के 12 विकेट सब पेस बॉलर्स को मिले।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा दोनों टीम्स में। जैसी खेल रही हैं, 4 पेस बॉलर्स के साथ दोनों टीमें खेल रही हैं, वही खेलेंगी। 3 पेस बॉलर्स इंडिया के पास है प्लस हार्दिक पांड्या, और सामने तो 4 प्योर पेस बॉलर्स खेल रहे हैं, क्योंकि पेस बॉलर्स को यहाँ बहुत हेल्प मिल रही है। या आपने देखा पिछले चारों मैच में 9, 9, 9 और अभी 12 विकेट मिल चुके हैं, तो पेस बॉलर्स को बहुत सारे विकेट ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यहाँ जो मैचेस हुए वो आपने देख ही लिए। मुझे मतलब एक चीज़ दिखानी आपको ज़रूरी है कि यहाँ इंडिया के बॉलर्स अभी तक प्रैक्टिस वार्म अप मैच खेला है और एक प्रॉपर मैच खेला है। तीनों बॉलर्स को विकेट्स मिले हमेशा, फर्स्ट इनिंग्स हो या सेकंड। अक्सर को भी दोनों इनिंग्स में विकेट मिला, हार्दिक को भी दोनों इनिंग्स में विकेट मिला, तो ये अच्छे साइंस है। बैटिंग थोड़ी संभालनी होगी बस, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा पेस को खेल गए, खासकर पहले 6 ओवर्स में अगर विकेट नहीं दिए तो इंडिया गदर डोमिनेट कर सकता है ये मैच को, मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं हेड टू हेड में। देखो नॉर्मली हेड टू हेड बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन T20 में इंडिया पाकिस्तान काफ़ी खेल रहा है। तो 12 मैचेस खेले हैं ओवरऑल, 9 मैच इंडिया जीता, आखिरी 5 में से 2 मैच पाकिस्तान जीता, 3 इंडिया। तो आखिरी 5 में से थोड़ा सा पाकिस्तान मतलब जीतने लग गया ओवरऑल, क्योंकि देखोगे सिर्फ 3 मैच है, लेकिन जिसमें से 2 मैच आखिरी 5 में। तो पाकिस्तान ने अच्छा खेला, लेकिन पिछला मैच इंडिया जीत के आ रहा है 4 विकेट से। ये वही वाला मैच था जिसमें बुरा हाल हो गया था, लेकिन फिर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब आया वो नाम जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था। विराट कोहली के अलावा एक और प्लेयर जिसको पाकिस्तान के आगे आते ही अलग ही अंगारे आ जाते हैं, वो है हार्दिक पांड्या। कमाल का परफॉर्मेंस रहता है इनका पाकिस्तान के अगेंस्ट में, अभी आप देखोगे पता चलेगा क्यों। इससे पहले पाकिस्तान एक चेस करते हुए मैच जीत चुका है। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान आपको दिख रहे हैं 71 रन करते हुए। चेस करती है पाकिस्तान और रिजवान रन ना बनाए ऐसा बहुत कम होता है। बहुत सारे लोग बाबर आजम पे भरोसा करते हैं चेज में, लेकिन अगर रिजवान का रिकॉर्ड भी देखोगे बहुत अच्छा है चेजिंग में। विराट कोहली का रन आपको दिखेगा 82, 60, फिर हार्दिक पांड्या विकेट्स में रहेंगे या तो रन्स में कुछ ना कुछ हलचल मचाएंगे ही, और उसके बाद नीचे आओगे फिर से आपको रिजवान के 43 दिखेंगे। इंडिया ने चेस करते हुए मैच जीता। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो एक चीज़, इंडिया 1/4, पाकिस्तान 1/5 विकेट्स, फिर इंडिया 1/5 विकेट्स, पाकिस्तान 1/10 विकेट्स। पिछले 4 मैच, पिछले 3 सालों में 4 मैच हुए और चारों मैच जो साइड चेस कर रही है वही जीत रही है। तो क्लियरली बॉलिंग फर्स्ट लेने का दोनों टीम सोच रही होंगी। सुबह 10:30 बजे का स्टार्ट है, मॉइस्चर होगा, वो भी यूटिलाइज हो जाएगा और पहले बॉलिंग करके आप सामने वाली टीम को डाल सकते हो थोड़ा प्रेशर में। दोनों ही टीमें बॉलिंग लेना चाहेंगी टॉस जीत के, और अगर थोड़ा बारिश वारिश हो तो वो भी कवर अप हो जाता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दोनों टीम्स में हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली है, नो डाउट, 10 मैच में 488, लेकिन सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? बाबर आजम नहीं है भाई, आसपास भी नहीं है बाबर आजम। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं 4 इनिंग्स में 65 का एवरेज लेके मोहम्मद रिजवान। इन दोनों प्लेयर्स को मत छोड़ देना गलती से। लेकिन उसके बाद जो छोड़ने वाले जिनकी हम बात कर रहे थे, 75% से ज़्यादा सिलेक्शन है। रोहित शर्मा का एवरेज है मात्र 14 का, 10 इनिंग्स में सिर्फ 114 रन है अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसके बाद बाबर आजम एवरेज फिर भी ठीक है 30 का, लेकिन उनके स्टैंडर्ड से वो भी कम है। तो ये दोनों प्लेयर जो हैं 75% से ऊपर सेलेक्टेड, अभी तक 77 या 78% सिलेक्शन है। इन दोनों की जगह आप इनके नेक्स्ट प्लेयर ले सकते हो। नेक्स्ट प्लेयर जैसे ऋषभ पंत तो आप ले रहे हो, तो यहाँ सूर्या आ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम अगर आप नहीं लेना चाहते हो, रिस्क ले रहे हो, ग्रैंड लीग में ये दोनों प्लेयर को एक टीम में, मतलब एक टीम में रोहित शर्मा को छोड़ना, एक टीम में बाबर आजम, और एक टीम में दोनों को। और जब दोनों को छोड़ोगे, यहाँ से सूर्या और यहाँ से फ़खर जमान जरूर ले लेना, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। फ़खर जमान का सिलेक्शन परसेंटेज शायद 40 के आसपास है और सूर्या का तो और कम है। तो अभी मैं दिखाऊंगा एंड में आपको वो भी, तो आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों आपके लिए ग्रैंड लीग का मैच अच्छा है। एक तो देखो, अगर आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं तो ये मैच या तो मत खेलो, या प्रैक्टिस मैच खेल लो, या फिर ग्रैंड लीग खेलो भाई, बिना दिक्कत के। 20 टीमें 20 इंडिया के फेवर में बना दो। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हो, अगर आप लॉजिकली और अपने पैसे का आप सोचते हो कि नहीं मैच अलग है और कमाई अलग है, बिजनेस अलग है, काम अलग है, तो फिर आप क्या करो, इंडिया के फेवर में ज़्यादा टीम्स बनाओ, पाकिस्तान के फेवर में भी कोई टीम बना लो। अगर आपको लगता है कांटे की टक्कर होगी, तो आप बस एक मिडिल ग्राउंड लेके विराट कोहली को कैप्टन बना दो, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 4 टीम्स, जब दिखाऊंगा तो उसी के थ्रू बाकी टीम्स भी निकल आएंगे। सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बहुत बड़ा नाम जो आपको देखने की जरूरत है, जैसे मैंने कहा विराट कोहली के साथ अंगारे उगलते हैं हार्दिक पांड्या। बैटिंग में एवरेज है 21, जो कि रोहित शर्मा से भी अच्छा है। लेकिन जरा नीचे आओ और ये देखो, हाईएस्ट विकेट टेकर है दोनों टीम में। ना ही शाहीन अफरीदी, ना ही मोहम्मद आमिर, ना ही जसप्रीत बुमराह। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? हार्दिक पांड्या। बहुत विकेट लेते हैं भाई, 5 इनिंग्स में 11 विकेट हैं, 3 बार 3 विकेट लिए इन्होंने। ये जसप्रीत बुमराह ने भी नहीं करा, ये किसी और ने भी नहीं करा, ना ही मोहम्मद आमिर ने, ना ही शाहीन अफरीदी ने। मोहम्मद आमिर का हालांकि स्ट्राइक रेट अच्छा है, 2 इनिंग्स में 4 विकेट है, स्ट्राइक रेट 10 का है। हारिस रऊफ का 24 का है, नसीम शाह का 18 का है।
अर्शदीप का यहाँ से 11 है, तो अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने अच्छा करा है। वो प्लेयर्स जिन पे ज़्यादा लोग सोच नहीं रहे, क्योंकि सबके दिमाग में जसप्रीत बुमराह इधर से, शाहीन अफरीदी उधर से, लेकिन ना ही जसप्रीत बुमराह का नाम है यहाँ, ना ही शाहीन अफरीदी का नाम है। जिन प्लेयर्स का नाम है वो है हार्दिक, अर्शदीप, यहाँ से मोहम्मद आमिर और नसीम शाह। तो अब हेड टू हेड एनालिसिस देखो जरा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, रोहित शर्मा, क्यों मैं ड्रॉप करने की बात कर रहा था, कोई भी एक इनिंग्स पिछली 10 इनिंग्स में 30 रन से ऊपर ही नहीं गई है। 13 का हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो नॉट आउट है, उससे ज़्यादा रन बने ही नहीं है अभी तक, तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है। विराट कोहली, ओहो कमाल का परफॉर्मेंस, जरा चेजिंग का परफॉर्मेंस देखो, विकेट भी ले रखा है इन्होंने, तो चेजिंग का परफॉर्मेंस देखो, 78, 36, 49, 55, 35 और 82, चेज करते वक्त 4 बार नॉट आउट रहे हैं, कमाल का परफॉर्मेंस है। बैटिंग फर्स्ट में भी 2 50s हैं, बैटिंग फर्स्ट तो भी थोड़ा सा, एक बार 9 रन बनाए, एक बार 27, लेकिन बैटिंग सेकंड तो भाई इनका कोई तोड़ ही नहीं है। युजवेंद्र चहल ने एक बार आउट की, एक विकेट लिया है। रविंद्र जडेजा ने भी एक बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बुमराह ने भी 3 इनिंग्स में 2 बार एक विकेट लिए, लेकिन हार्दिक का रिकॉर्ड देखो जरा, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 40 रन, 33 रन, कमाल का परफॉर्मेंस है। बॉलिंग फर्स्ट अलग ही अंगारे होगा निकाले हैं भाई इन्होंने, कमाल का परफॉर्मेंस है। अर्शदीप भी अभी तक विकेटलेस नहीं रहे, 1, 2 और 3। सूर्या बहुत अच्छा नहीं कर पाए, 11, 13, 18 और 2 ये परफॉर्मेंस रहा है। रिजर्व्स में जो हैं वो खेलेंगे है नहीं। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम, सेम सिनेरियो, सिर्फ एक इनिंग है, वो भी नॉट आउट, बहुत बड़ी, वो जब बनाया था 152 चेस करते हुए 68 की, उसके अलावा इनको भी 15 रन पार नहीं हुआ, 14, 10 और 0, 15 रन का आंकड़ा इन्होंने भी पार नहीं करा है 3 इनिंग्स में। एक इनिंग अच्छी आई है, वो भी चेस करते वक्त। तो बैटिंग फर्स्ट, इनको आप छोड़ना चाहो तो रिस्क बिल्कुल ले सकते हो। शदाब बॉलिंग फर्स्ट, 2 बार बॉलिंग फर्स्ट कराई, दोनों बार विकेट लिया। इफ्तिकार ठीक खेला है, उसके बाद सब नए हैं, तो पुराने कौन है, मोहम्मद आमिर, 3 विकेट, 1 विकेट। हैरिस रॉफ ने भी ठीक ठाक करा है। मोहम्मद रिजवान सबसे अच्छा इनका कोई प्लेयर है अगेंस्ट इंडिया तो वही है, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं दिखे हैं, परफॉर्मेंस आया खासकर चेस करते वक्त, जरा देखो 79 और 71, 2 कमाल की इनिंग्स हैं। बैटिंग फर्स्ट में एक 43 है। नसीम शाह ने भी जैसा अर्शदीप ने कराया 3 इनिंग्स में 3 बार विकेट लिए। शहीन ने एक बार 3 विकेट लिया और फ़खर जमान ने 10 और 15। तो हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में ये पूरी शॉर्टलिस्टिंग है, जो ऊपर हमने दिखाया वही यहाँ पे एक्सप्लेन है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अर्शदीप, हार्दिक पांड्या तो भाई साहब बीस्ट बन नहीं जाते हैं, और विराट कोहली चैंपियन प्लेयर है, ये बात हमने करी ली। अब आते हैं प्लेयर बैटल में, भाई कोई किसी को तंग कर रहा है इनमें, देखो रोहित शर्मा को तंग करने के लिए शाहीन काफ़ी है, 6 बॉल पे 1 बार आउट किया, और ओडीआईज में भी 2 बार कर चुके हैं। इवन हैरिस रॉफ ने भी आउट किया, और मोहम्मद आमिर ने भी, तो बहुत सारे खतरे हैं इनके पास, इनको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। विराट कोहली को शाहीन ने आउट किया, लेकिन डोमिनेट करने की कोशिश करी है शाहीन को, और उसके अलावा T20 में किसी ने आउट नहीं किया विराट कोहली को। ओडीआई में ज़रूर मोहम्मद आमिर ने ट्रबल किया था, वो चैंपियंस ट्रॉफी में शायद, उसके बाद से कोई भी विकेट नहीं दिया है विराट कोहली ने T20 में, सिवाय शाहीन के किसी को भी। ऋषभ पंत अगेंस्ट शदाब आउट हुए, 2 बार आउट हो चुके हैं 15 पे। सूर्या, इनको भी थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों राइट आर्म पेस बॉलर हैं, हैरिस राव और नसीम, दोनों ने ही इनको ट्रबल किया, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि थोड़ी बैक ऑफ द लेंथ बॉल, जो थोड़ी सी बाउंसर टाइप कैटेगरी में आती हो, हुक पुल करने में एज वेज लग के विकेट दे सकें। हार्दिक भी अगेंस्ट राउफ और आमिर आउट हुए हैं, आमिर के अगेंस्ट ओडीआईज में और राउफ ने T20 में, ठीक है। अब बाबर आजम, इधर से किसको आउट करना है भाई, बाबर आजम को आउट करना है तो अर्शदीप शुरुआत तो करेंगे एक तरफ से, लेकिन कुलदीप ने आउट किया ओडीआईज में, वो खेलेंगे नहीं मोस्ट लाइकली जो लग रहा है। हार्दिक को बहुत अच्छा खेला इन्होंने, सिराज पे ओडीआईज में आउट हुए, तो सिर्फ अर्शदीप है जिन्होंने इनका विकेट लिया। मोहम्मद रिजवान को भी आउट करने के लिए आपको हार्दिक को लगाना पड़ेगा, 21 बॉल में 2 बार विकेट ले चुके हैं हार्दिक, तो अगर नई बॉल से आ जाते हैं, एक आध 3 ओवर के बाद भी आ जाए मुझे लगता है, तो मतलब उससे लेट ना हो, 3रा या 4था ओवर अगर हार्दिक को मिलता है तो एक सरप्राइज फैक्टर ज़रूर रहेंगे। बाकी अर्शदीप ने दोनों ही ओपनर्स को आउट किया, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप देख सकते हो। अब आएंगे फ़खर जमान, मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो फ़खर जमान का रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया T20 में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने वैसे ओवरऑल ठीक परफॉर्मेंस दिया है। कब ओडीआईज में, अब इनको ट्रबल किसने किया था ओडीआईज में, कुलदीप ने और चहल ने, दोनों ही स्पिनर मुझे नहीं लगता खेलेंगे। कुलदीप ने ओडीआईज में, चहल ने T20 में, क्योंकि इसके अलावा किसी भी बॉलर ने आउट नहीं किया इनको, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। हालांकि वो जैसे खेलते हैं वो किसी को भी विकेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बहुत सॉलिडली नहीं खेलते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं, वो किसी पे भी आउट हो सकते हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड दिख रहा है, T20 ज़्यादा नहीं खेला, सारे ओडीआईज के रिकॉर्ड हैं, T20 में सिर्फ हार्दिक और अर्शदीप और चहल को खेला, और चहल को एक बार विकेट भी दिया है। उसके बाद इफ्तिकार हैं जिन्होंने हार्दिक पे अपना विकेट खोया, और शदाब ने भी हार्दिक पे। तो जैसे मैंने कहा, फ़खर जमान को इग्नोर मत करना, अगर वो लक उनका चल गया तो वो फिर बहुत रन बनाते हैं और जल्दी बनाते हैं, दिक्कत ये है। GLCVC बिल्कुल, अगर आप रोहित और
बाबर पे रिस्क लेना चाहते हो तो अगला ऑप्शन फ़खर जमान यहाँ से बनते हैं। और मुझे लगता है पांड्या को पावर प्ले में बॉलिंग करनी चाहिए। तो सजेशन क्या है भाई, ग्रेट ग्रैंड लीग मैच है, स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, लेकिन आप ये देखो 75% सिलेक्शन जिनका है उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं, खासकर रोहित और बाबर दोनों का ही सिमिलर फॉर्म है। तो बैटिंग फर्स्ट बाबर को भी छोड़ सकते हो, बैटिंग फर्स्ट रोहित शर्मा, बैटिंग फर्स्ट सेकंड ठीक ठाक है। मतलब स्मॉल लीग में आप रख लेना, सेफ रहेगा, क्योंकि चल गए 2 कैच छूट ही रहे आज कल सबसे तो दिक्कत देंगे। लेकिन अगर जीएल खेल रहे हो तो बिल्कुल एक टीम में कप्तान बनाओ तो अगली में छोड़ ही दो, टीम में ही ना रखो। सिमिलर सिनेरियो, जो एक टीम सब लोग लेके आ रहे हैं आपकी टीम में नहीं होगा तो बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा। और स्मॉल लीग में रख लेना ताकि वो रिस्क आप स्मॉल लीग में ना लो, क्योंकि 1-2 कैचेस छूटे उसके बाद ये धागा खोल देंगे भाई, उसके बाद तो रन बहुत बनाते हैं। जीएल सीवीसी हार्दिक, रिजवान, अर्शदीप ये अच्छे ऑप्शन है, खासकर बॉलिंग फर्स्ट अर्शदीप देख सकते हो। और आधी जीएल टीम्स में जो अभी सिनेरियो चल रहा है देखते हुए बॉलिंग कॉम्बिनेशंस को बनाना है, जैसे अफरीदी, अर्शदीप, बुमराह, आमिर, इनके कॉम्बिनेशंस को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। प्लेइंग 11 मुझे लगता है इंडिया की वही रहेगी, और मुझे लगता है पाकिस्तान के पास भी अगर इमाद वसीम फिट नहीं है तो वही प्लेइंग 11 रहेगी। लास्ट 10 मैचेस के रिकॉर्ड आपके सामने देख सकते हो। अब ये देखना होगा कि अब्बास अफरीदी को लाया जाता है एक पेस बॉलर के तौर पे, और दूसरा अबरार अहमद को लाया जाता है कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के लास्ट 10 मैचेस देखोगे तो अबरार अहमद सिर्फ एक बार विकेट लेस रहे हैं लास्ट 10 मैच में, और अब्बास अफरीदी इकलौते ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने आखिरी 10 मैच में 5 मैच में 2 विकेट कम से कम लिए, कम से कम 3 विकेट 2 बार, 7 इनिंग्स में 2 या उससे ज़्यादा विकेट लिए। बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों में से किसी एक को आप देख सकते हो इस मैच में, लेकिन देखते हैं पाकिस्तान क्या सेलेक्ट करता है। चलो फिर एक बार देख लें जल्दी से टीम कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। हार्दिक कप्तान स्मॉल लीग के विराट के साथ, ये सबसे सेफ ऑप्शन है अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो तो वाइस कैप्टन में मोहम्मद रिजवान भी बुरे ऑप्शन नहीं है। चेजिंग के समय आप इनको बना सकते हो। अगर हार्दिक को बना रहे हो तो विराट के साथ कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, ये दोनों अच्छा करते हैं। बाकी अर्शदीप एक अच्छे ऑप्शन है बुमराह के साथ, ठीक है। जीएल खेल रहे हो स्मॉल लीग, मेरे हिसाब से मैं ही कम खेलूंगा तो मैं क्या एडवाइस करूं, क्योंकि मुझे फिर यार अपने प्लेयर से लगाव ना हो गया, अपनी कंट्री से लगाव रहता है, तो फिर एग्जैक्टली वही ऑप्शन है कि मैं जीएल खेलता हूँ जहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको जीएल टीम्स आपको पता है क्या करना है। ओपनिंग बॉलर्स ले रहे हो तो ओपनर्स छोड़ देना। सिमिलरली अगर आपने आमिर अफरीदी दोनों को ही ले रखा है तो फिर रोहित शर्मा को लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो उसके बाद 1 डाउन प्लेयर ऋषभ पंत और 2 डाउन प्लेयर सूर्या को ले सकते हो, या फिर आप ऋषभ को लो और यहाँ जडेजा और अक्षर दोनों को ले लो, क्योंकि उनकी बैटिंग आ सकती है, ठीक है। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन जो जैसे मैंने कहा, एक या तो रिजवान के साथ होगा या फिर विराट, बाकी पूरा सब कुछ सेम है। तीसरी टीम में अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैं आपसे कह रहा था जीएल वाला ऑप्शन, रोहित शर्मा भी हटा दिए और बाबर आजम भी हटा दिए, लिया किसको है, सूर्या और फ़खर जमान को, ठीक है। वो ऑप्शन चेंज किया और आमिर को हम यहाँ ले आए, साथ में है बुमराह, अर्शदीप और शहीन, ठीक है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन विराट और रिजवान, जो सबसे अच्छे 2 बैटर्स इन दोनों टीम्स में है वो यही दोनों हैं। और एक बॉलिंग के साथ इंडिया फेवर करते हुए अर्शदीप को बनाया और बुमराह को। तो यहाँ देखोगे ना बाबर आजम है ना फ़खर जमान है, तो ये कंप्लीटली इंडिया डोमिनेटेड साइड है और इसीलिए चारों इंडिया के पेसर्स इसमें रखे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन आप रोटेट कर सकते हो। अब देखो सिलेक्शन परसेंटेज की मैं बात कर रहा था, बाबर आजम का 78 है, रोहित शर्मा का 75, और जो बाकी दोनों बैट्समैन हैं जिनको अगर हम बोल रहे हैं आपको कि इनको ट्राई करना, अगर इन दोनों को नहीं ले रहे हो तो फ़खर जमान 27 और सूर्या 73। ये अभी करंट हाल चल रहा है भाई, तो देख के रहो, ये पिच पे कुछ भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट मैच के लिए। लाइक करके जाना, बहुत मेहनत लगी है हर एक चीज़ समझाने में। कोई भी अपडेट आएगी @fantasy arena इंडिया टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में ही आपको यहाँ का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे रहना अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट, और लाइक करके जाना, इंडिया का गुड लक विश करते हुए कमेंट में भी। इंडिया जीतेगी मुझे लगता है।